आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप खैरियत से होंगे और आपके तमाम मामलात जो हैं वो ठीक चल रहे होंगे और कोरोना से आप बचे होंगे। ठीक है जी, कोरोना से बचना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। तो आज हमने जो है वो शुरू करना है लेक्चर नंबर 28। ठीक है जी, आज है हमारा लेक्चर नंबर 28 और इस लेक्चर नंबर 28 के अंदर हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी कुछ एग्जांपल्स और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स प्लस एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट टाइम भी मैंने आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा पढ़ाया था और आपको कहा था कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है ये उसी से लिंक्ड है और ये आपको बहुत ज़्यादा इसका बेसिक कंसेप्ट और इनसाइट जो है वो मिलेंगे। सपोज करेंगे हमारे पास एक मास m ऐसे, ठीक है, और इस मास m के ऊपर ये कोई डिस्टेंस r के ऊपर है। हमारे पास E फील्ड इसके ऊपर ME जो है वो बनेगी और ये फोर्स जो है हमारे पास ME होगी और फील्ड हमारे पास यहाँ क्या होगी -GM/r²। ठीक है, नेगेटिव साइन क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, फील्ड इस तरफ जा रही है, ये फील्ड जा रही है। ठीक है, और फोर्स जो है वो F वो इस तरफ लग रही है, इसलिए हमारे पास जो है वो नेगेटिव का साइन है। तो जो सिंगल मास होता है, सिंगल मास M जो होता है, इट हैज़ नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, V अगर हमारे पास इसकी -GM/r हो पोटेंशियल, तो U जो है वो ज़ीरो होगा क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी क्योंकि ये सिंगल मास है। तो सिंगल मास हैज़ नो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या has no gravitational potential। हम फिज़िक्स के अंदर जो है वो हमेशा किस बात का जिक्र करते हैं? चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। फिज़िक्स के अंदर कोई चीज़ जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल खाली नहीं है। तो हम हमेशा किसकी बात करते हैं? हम चेंज की बात करते हैं। तो अब सिंगल मास के लिए तो मैं पता लग गया कि U ज़ीरो है। तो सपोज करें कि अब हम दो मासेस जो हैं उनको लेते हैं। ठीक है, देखिए एक मास ये M1 है और एक मास ये M2 है, इनके दरमियान डिस्टेंस R है।
ये हमने दो मास जो लिए हैं, तो इनके लिए u अब होगा -gm1m2/r, ये इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फिज़िक्स के अंदर, इन फिज़िक्स डेल्टा u जो चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या है? W वर्क डन बाय इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन बाय इंटरनल ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है? दिस इज कंजर्वेटिव फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आप कह सकते हैं कि डेल्टा u इज इक्वल टू -WC.I.F, कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, C.I.F कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है इज ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जो टर्म पोटेंशियल एनर्जी है, ये सिर्फ किसके लिए? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम नहीं यूज़ कर सकते। इट कैन नॉट बी यूज्ड in case of frictional force, as it is a non-conservative force। तो हम इसको फ्रिक्शनल फोर्स के केस में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अब जो चेंज ऑफ पोटेंशियल है हमारे पास, UF minus UI is equal to -WC.I.F। तो इसको हम कह सकते हैं कि UF minus UI is equal to -W ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, potential energy is always for some given configuration। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी कन्फिग्रेशन के लिए होती है, या आर फॉर एनी स्टेट, या किसी स्टेट के लिए होती है। तो अगर बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है, बॉडी अगर रेस्ट के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि ये एक कन्फिग्रेशन है। बॉडी एट रेस्ट इज ए कन्फिग्रेशन।
तो ये क्या है, ये एक कन्फिग्रेशन है, और इस कन्फिग्रेशन की एंड दिस कन्फिग्रेशन एंड इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हमेशा किसी कन्फिग्रेशन के लिए होती है। 2 मास की कन्फिग्रेशन हो, 3 मास की कन्फिग्रेशन हो, 4 मास की कन्फिग्रेशन हो, या किसी स्टेट की होती है। मिसाल के तौर पर बॉडी अगर रेस्ट के ऊपर है, तो बॉडी रेस्ट के ऊपर है तो ये क्या है, ये कन्फिग्रेशन है। तो अगर ये कन्फिग्रेशन है तो इट मीन इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम इसकी आपको एक मैं दिखाता हूँ एग्जांपल से, आपको ज़्यादा समझ आएगा। सपोज करो ये 2 मास है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 मास हैं, ये A और ये B। तो ये क्या है, ये कन्फिग्रेशंस हैं। A भी कन्फिग्रेशन है, B भी कन्फिग्रेशन है। A के अंदर थोड़ा सा फासला है, B के अंदर ये साथ जुड़ गए हैं। तो हमने क्या किया है, A से B की तरफ इन मासेस को लेके आए हैं, और जब ये इन मासेस को A से B की तरफ ले आए हैं तो इनके दरमियान फासला कम हो गया। लेकिन ये प्रोसेस किस तरह हुआ है कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी शुड बी कांस्टेंट, या काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट चेंज। काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी शुड नॉट चेंज। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी नहीं चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी। इसका मतलब है कि V को कांस्टेंट होना चाहिए। अगर V कांस्टेंट होगा तो हमारे पास फिर A 0 होगा, यानी कि एक्सेलरेशन 0 होगा। अब हम क्या कहते हैं कि इनमें से एक कन्फिग्रेशन जो है इसको उठा के हम इन्फिनिटी की तरफ ले आते हैं। वी टेक वन कन्फिग्रेशन टू इन्फिनिटी, हम इन्फिनिटी पे ले जाते हैं। एट इन्फिनिटी u इन्फिनिटी विल बी 0। तो इन्फिनिटी के ऊपर तो जो है पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर u के ऊपर पोटेंशियल जो है वो 0 हो जाएगा, तो फिर हमारे पास जो u कन्फिग्रेशन है माइनस u इन्फिनिटी, दैट इज इक्वल टू माइनस w ग्रेविटेशनल फोर्स। ये चीज़ जो है ये हमारे पास बन जाएगी। तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स ब्रिंगिंग ईच मास फ्रॉम इन्फिनिटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हर मास को उठा के इन्फिनिटी से लेके आ रही है। तो u इन्फिनिट 0 है, तो u कन्फिग्रेशन फिर माइनस w ग्रेविटेशन फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास u कन्फिग्रेशन निकल आई। अब आपको ये पता लग गया कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये माइनस ग्रेविटेशनल, माइनस यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम इसको ब्रिंग कर रहे होते हैं, इन्फिनिटी से ला रहे होते हैं, तो जो वर्क डन हो रहा है
वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है, इसलिए हमारे पास नेगेटिव का साइन आता है। इस चीज़ को और हम देखते हैं, यानी कि यू कन्फिग्रेशन हमारे पास दो मासों की माइनस m1 m2 ओवर r, यही आएगी हमारे पास यू कन्फिग्रेशन। अब हमने देखना है कि हम इसको किस तरह ड्राइव करके देख सकते हैं इस कंसेप्ट को। ठीक है, नेगेटिव साइन आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये इंटरनल फोर्स है, और ये इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है। ये अभी मैं चीज़ आपको और थोड़ी सी समझाता हूँ जब इसको ड्राइव करूँगा। तो अब हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन। तो फिजिक्स के अंदर, इन फिजिक्स only change of potential energy is defined। फिज़िक्स के अंदर जो है वो सिर्फ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, कोई पोटेंशियल एनर्जी खाली जो है वो डिफाइन नहीं होती। आप सपोज करें कि हमारे पास पहले ये दो मास m1 और m2 पड़े हैं, ये कन्फिग्रेशन है, ये इन्फिनिटी के ऊपर कन्फिग्रेशन। एक मास m1 को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो ये कैसे आएगा, थोड़ा सा इसको टच करेंगे तो ये मूव करके यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। अभी इस जगह पर कोई चीज़ नहीं थी कि जो इसको अट्रैक्ट करती, देखिए बात समझे, यहाँ पर ये खाली है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है जो इसको अट्रैक्ट करे, इस जगह पर कोई चीज़ नहीं है जो इसको अट्रैक्ट करे। ठीक है, आपने बस इसको थोड़ा सा टच किया तो ये खुद ही इस जगह पर आ गया। तो इसका मतलब है कि जब ये खुद ही इस जगह पर आ गया, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं थी, तो G1 तो ज़ीरो होगा। यहाँ पर देखो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी नहीं है, बस आपने जब टच किया तो ये मूव करके यहाँ पे आ गया। तो हमने क्या किया कि जस्ट टच मास m1, ठीक है, हमने जस्ट टच किया एंड इट विल मूव फ्रॉम इन्फिनिटी। हमने इसको जस्ट टच किया है और ये मूव हुआ है इन्फिनिटी से। ठीक है, मैं कहता हूँ ये कोई पॉइंट B था और ये कोई पॉइंट A था। B से B जो है वो इन्फिनिटी के ऊपर टू पॉइंट, ये पॉइंट A के ऊपर। तो वर्क डन जो है इसको B से A तक लाने के लिए वो क्या, ज़ीरो। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम B to A is ज़ीरो। तो जो वर्क डन हो रहा है इसको लाने के लिए B से A की तरफ वो कितना है, वो ज़ीरो है। तो इसलिए हमारे पास WG1 जो है वो ज़ीरो के बराबर। अब आप देखें ये बात तो समझ आ गई। अब ये मास यहाँ पर पॉइंट A के ऊपर आ गया हुआ है, तो अब दूसरा मास जो M2 है उसको लाने के लिए वर्क डन होगा, क्योंकि यहाँ पर अब इस M1 मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मौजूद है। ये देखें यहाँ पर ये कोई डिस्टेंस
आर है, और हम कहते हैं कि एक डिस्टेंस है यहाँ पर ये एक्स। ये एक्स डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये वेरिएबल डिस्टेंस है, क्योंकि अब जो फोर्स लगेगी, जो ये मास m1 इस मास m2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो क्या होगी, वो वेरिएबल फोर्स होगी। यानी कि एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगी माइनस जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर, ये कौन सी फोर्स है, ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि ये एक्स डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड जो है वो कर रही है। यानी कि अगर मैं इसको लिखूं तो लिख सकता हूं कि एफ जी माइनस जी m1 m2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि एक्स जो है एक्स चेंज हो रहा है, एक्स इज चेंजिंग। तो इसका मतलब है कि WG2, अब ग्रेविटेशनल फोर्स 2 जो है वो क्या होगी, इन्फिनिटी टू आर एफ डी एक्स, इसके बराबर होगी। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस जी m1 m2 को बाहर निकाल लो और अंदर हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी टू आर 1 ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे सिर्फ 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज़ करें, मैं आता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं, बीच में थोड़ी सी ब्रेक आ गई थी। अच्छा, तो ये मेरे पास माइनस जी m1 m2 1 और एक्स स्क्वायर डी एक्स के बराबर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब मास m1 इधर है, m2 और इसके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है। तो अब इसकी वजह से हमें वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। WG2 जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो WG2 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस जी m1 m2 इन्फिनिटी टू आर एक्स माइनस 2 डी एक्स, और WG2 m2 एक्स माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इन्फिनिटी टू आर, और WG2 हमारे पास माइनस जी m1 m2
और x यहाँ से माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1/x इन्फिनिटी टू r। तो WG2 हमारे पास क्या आ गया, GM1 M2 1/r माइनस 1/infinity। तो WG2 ये तो हो गया 0, तो GM1 M2/r के बराबर हमारे पास WG2 जो है वो निकला है। तो दोनों फोर्स और वर्क डन जो है, बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, सो वर्क डन इज पॉजिटिव। तो इसलिए वर्क डन जो है हमारे पास वो क्या देखा ना, ये मास M2 यहाँ से आया M1 की तरफ, तो वर्क डन पॉजिटिव है। डिस्प्लेसमेंट D भी इसी तरफ कवर कर रहा है और फोर्स ग्रेविटी भी इसी तरफ लग रही है, तो दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। तो अब हमारे पास जो U कन्फिग्रेशन है, ठीक है जी, हमारे पास जो U कन्फिग्रेशन है वो कितनी बन जाएगी, अब देखें। U कन्फिग्रेशन जो है, U कन्फिग्रेशन हमारे पास -G ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इंटरनल इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स। आप देखें जब यहाँ से इस तरफ आ रहा था तो ये तेज़ी से इस तरफ आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, और वो एक्सटर्नल वर्क डन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट करेगा और इसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आने देगा। जब हम इस मास को, जो M2 मास है, वो इन्फिनिटी से M1 मास की तरफ मूव कर रहा है, देखें ना, ये M2 मास, तो ये F एक्सटर्नल लग रही है और ये यहाँ पर हमारे पास F ग्रेविटेशनल जो है वो लग रही है। सो अगर हमारे पास F नेट 0 होगी तो V कांस्टेंट होगी और A 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये बात तो हमने पहले भी, इसको हम स्टडी कर चुके हैं। ये जो दोनों मास हैं M1 एंड M2, द masses M1 and M2 attract each other as it is a बाउंड सिस्टम। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि जो एक बाउंड सिस्टम है, तो इनको सेपरेट करने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। टू सेपरेट दीज मासेस वी हैव टू डू the external
वर्क डन। इन मासेस को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए, इनको सेपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरे से दूर है, सेपरेट करने के लिए, इनको अवे करने के लिए। अगर दोनों का मास, बोथ मासेस m1 एंड m2 हैव ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी, अगर दोनों की हमारे पास जो है ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी है, देन वर्क डन विल आल्सो बी ज़ीरो। तो वर्क डन जो है वो भी क्या होगा, ज़ीरो। यानी कि अगर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो W एक्सटर्नल वर्क भी ज़ीरो का पता नहीं। जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो तो फिर हमें एक्सटर्नल वर्क तो नहीं करना पड़ेगा, फिर हमें वर्क की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वर्क तो उस वक्त होगा ना जब पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो हमें तो तब फिर वर्क करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो the gravitational potential energy of masses m1 and m2 is always negative। m1 और m2 जो है इनकी हमेशा नेगेटिव होती है, बिकॉज they always attract each other, क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वजह क्या है, बिकॉज इट इज़ ए बाउंड सिस्टम, बिकॉज इट इज़ ए बाउंड सिस्टम, क्योंकि ये अट्रैक्टिव सिस्टम है, ये एक बाउंड सिस्टम है हमारे पास। तो अब आप देखें कि ये जो मासेस थे m1 और m2, ये थे हमारे पास इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से इनमें से एक मास m1 यहाँ पर मौजूद था और दूसरा m2 मास हम लेके आए। तो यहाँ पर v माइनस GM/R के बराबर होगा, और डेल्टा U चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी W एक्सटर्नल के बराबर होगा। तो पहला मास तो 1 जो है दैट इज़ इक्वल टू 0 के बराबर होगा। ये मैं और मेथड से इसको प्रूव कर रहा हूँ। और W एक्सटर्नल 2 जो है वो हमारे पास M डेल्टा V के बराबर होगा। चेंज ऑफ पोटेंशियल तो m इंटू वी आर माइनस वी इन्फिनिटी, यहाँ पर v इन्फिनिटी होगा और v इन्फिनिटी विल बी इक्वल टू 0। तो W एक्सटर्नल 2 मेरे पास m वी आर माइनस 0, तो W एक्सटर्नल 2 मेरे पास m वी आर के बराबर आ जाएगा। और वी आर कितना है मेरे पास, ये यहाँ पर माइनस GM/R के बराबर है, यानी कि ये कौन सा है, GM1। ठीक है, ये आ जाएगा। और ये M जो है इधर, ये कौन सा होगा, ये M2 होगा, M2। तो W एक्सटर्नल 2 मेरे पास माइनस उसकी वैल्यू रख दूंगा G1M12 ओवर।
तो ये मेरे पास W एक्सटर्नल 2 जो है उसकी वैल्यू निकल आई। अब आप देखें कि हमारे पास जो U कॉन्फ़िगरेशन है, U कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास क्या थी, निकाली हुई है मैंने, GM1 M2/R। ये हमारे पास U कॉन्फ़िगरेशन है। तो डेल्टा U यहाँ पर हमारे पास -WGW एक्सटर्नल के बराबर है। ठीक है जी, तो ये U कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास निकल आए। अब दूसरे मेथड से भी हमने इसको प्रूव करके देख लिया। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये तो यहाँ तक हमें पता आ गया कि U कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम किस तरह कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब आप एक एग्जांपल नंबर 1 देखें। इफ़ वी हैव 3 masses, अगर हमारे पास 3 मास हो, ये हमारे पास 3 मास है, M1 M2 M3। तो ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, R12 R23 और R13। ये हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है। हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 मासेस हैं। तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हम जब लिखेंगे तो -GM1 M2 डिवाइड बाई R12 माइनस GM2 M3 डिवाइडेड बाई R23 और माइनस GM1 M3 R1। ये हमारे पास जो है ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आ जाएगी। ठीक है जी। तो इसी तरह आप अगर आपको 4 दे दिए जाएं, 4 मासेस दे दिए जाएं, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन आप किस तरह बनाएंगे, एग्जांपल देख लेते हैं। ये 4 मासेस हैं, M1 M2 M3 M4। अब इनकी वजह से जो कॉन्फ़िगरेशंस बनेगी, अगर हम कहेंगे इसकी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी क्या है, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो U हमारे पास U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41 और प्लस U13 प्लस U24 A
एक ये कम्बिनेशन भी बनेगा और एक ये कम्बिनेशन भी बनेगा। तो हमारे पास U कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, माइनस जी को कॉमन निकालें, M1 M2 ओवर A प्लस M2 M3 ओवर A प्लस M1 M4 ओवर A प्लस M3 M4 ओवर A प्लस M4 M1 ओवर A प्लस M1 M3 ओवर 2 अंडर रूट A, क्योंकि इसका जो ये डिस्टेंस है ये कितना होगा 2 अंडर रूट A डायगोनल का। तो और प्लस M2 और M4 का भी 2 अंडर रूट, ठीक है, M2 और M4 और M1 और M3 इसका भी 2 अंडर रूट A, ये डायगोनल का हमारे पास होगा। तो इस तरह आप कॉन्फ़िगरेशन जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल जो है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज करें कि हमारे पास 3 मास है U, M1 M2 M3, ठीक है। आप सारे कह रहे हैं इनको नाम है, इनको के सारे M है बराबर, इनको हम यहाँ से मूव करते हैं और स्ट्रेच कर देते हैं कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो 2a हो जाता है। इनको हमने यहाँ से वर्क डन किया और स्ट्रेच कर दिया M M M। तो कितना हमने वर्क डन किया, फाइंड क्या करना है, वर्क डन बाय अस, यानी कि इधर से इधर लेके जाने तक हमें कितना वर्क डन जो है वो करना पड़ा है। तो डेल्टा U W एक्सटर्नल के बराबर होता है और W एक्सटर्नल जो है वो UF माइनस UI के बराबर होता है। तो आप देखें कि UF हमारे पास इधर ले गए मूव करवा के, तो क्या होगा, माइनस GMM ओवर 2a माइनस GMM ओवर 2a माइनस GMM ओवर 2a, तीनों ऐड हो गए, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई GM स्क्वायर ओवर 2a, ये आ गया। इसी तरह U इनिशियल माइनस GM स्क्वायर ओवर A माइनस GM ओवर A स्क्वायर माइनस GM ओवर A। तो U इनिशियल भी क्या हो जाएगा इसका 3GM स्क्वायर ओवर A माइनस के साइन के साथ। तो अब अगर हम इसका W एक्सटर्नल निकालें, हमने U इनिशियल और U फाइनल जो है वो निकाल ली है।
तो W एक्सटर्नल U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू माइनस 3GM ओवर A स्क्वायर ओवर 2A प्लस 3GM स्क्वायर ओवर A। तो ये क्या आ जाएगा 3GM स्क्वायर और प्लस 6GM स्क्वायर। तो W एक्सटर्नल 3GM स्क्वायर ओवर 2। ये हमारे पास वर्क डन निकल आएगा जो हमने यहाँ से यहाँ तक किया, ठीक है, इधर से इधर तक W एक्सटर्नल। ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 4, इनिशियली हमारे पास M1 और M2 मास किसी डिस्टेंस A के ऊपर है। फिर हम इस पर वर्क डन करते हैं और इसको कर देते हैं M1 M2 3A। तो अब वर्क डन एक्सटर्नल जो किया है वो डेल्टा U के बराबर है। तो U फाइनल हमारे पास हो जाएगा माइनस GM1 M2 ओवर 3A और U इनिशियल हो जाएगा माइनस GM1 M2 ओवर A। तो W एक्सटर्नल UF माइनस UI। तो UF कितना है हमारे पास माइनस GM1 M2 ओवर 3A माइनस GM1 M2 ओवर A। तो 3A यहाँ से कॉमन निकालें, सॉरी एलसीएम लें, तो माइनस GM1 M2 और माइनस 3 ये प्लस होगा प्लस 3 GM1 M2। तो W एक्सटर्नल मेरे पास 2/3 GM1 M2 ओवर A। यहाँ से यहाँ तक का W एक्सटर्नल हम रिफाइंड कर। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल जो है वो हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। ये हमारे पास अर्थ है स्फेरिकल शेप की, और इसके ऊपर ये जस्ट इसकी सरफेस के ऊपर एक मास m पर, इसका कैपिटल मास m है, ये इसका सेंटर है। तो हमने W फाइंड करना है। to take
this mass m from the surface of earth या to take this mass away from the field of earth, अर्थ के फील्ड से इस मास को हमने बाहर निकाला है। तो आप देखें कि W एक्सटर्नल डेल्टा U के बराबर होता है और W एक्सटर्नल UF माइनस UI के बराबर होता है। तो UF तो ज़ीरो है, जब आप इसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बाहर ले जाएंगे तो वहाँ पर तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, लेकिन सरफेस के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी है, वो -G mm/r है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पर रखें, W एक्सटर्नल 0 माइनस G mm/r, ये कितना आ जाएगा, G mm/r। यही हमने जो है वो निकालना था। ठीक है बात। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6। सपोज करें कि ये एक कैपिटल मास m है और ये मास U इस पॉइंट P को क्रॉस करता है। यहाँ पर फोर्सेस लग रही हैं, एक मास इधर m है और एक मास इधर m है। तो फोर्सेस एक लगेगी, ये मास m इसको अट्रैक्ट करेगा F, और एक फोर्स F इस तरफ लगेगी, ये मास इसको अट्रैक्ट करेगा। मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस A है और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस x है इस मास का। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ मास m when it crosses the point P। तो हमने फाइंड क्या करना है कि जब ये मास, ये दोनों मास इस मास को अट्रैक्ट करेंगे और ये मूव करना शुरू होगा, इस लाइन के लॉन्ग ये मूव करेगा और इस पॉइंट P को ये क्रॉस करेगा। तो जब ये पॉइंट P को क्रॉस करेगा, तो इस पॉइंट P को क्रॉस करते हुए इस पॉइंट P के ऊपर इसकी कितनी वेलोसिटी है v, वो हमने फाइंड करनी है। और इनिशियली ये सारे मासेस जो हैं, इनिशियली ऑल मासेस आर एट रेस्ट। तो शुरू के अंदर सारे मासेस जो हैं वो रेस्ट के ऊपर हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर लगाना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। law of conservation of mechanical
एनर्जी। तो वो क्या होता है, यू इनिशियल, के इनिशियल, यू फाइनल प्लस के फाइनल। ठीक है जी। तो हमारे पास अब आप देखें कि जो सूरत हाल बन जाएगी वो क्या होगी कि u इनिशियल आप देखें कि माइनस जी एम एम ओवर 2a माइनस जी एम एम ओवर, अब ये डिस्टेंस जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लगाया। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो ज़ीरो, इसी तरह माइनस जी एम एम ओवर ए मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर और माइनस जी एम एम ओवर ए। ये दो टर्में जो हैं ये तो आपस में कैंसल हो। पीछे हमारे पास जो रह गया वो क्या रह गया, माइनस जी एम एम ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 2g एम एम ओवर ए प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर। ये m और ये m ये कट गए, तो माइनस डी एम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू माइनस 2g ए प्लस 1/2 वी स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास आ गई। इसको उठा के इस तरफ ले, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस 2 को बल्कि मैं अंदर ले जाऊँ, -2 और इधर 4g। ठीक है, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ले रहे हैं आप, तो -2g m a प्लस 4g इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू v। ठीक है, और इस सारे का अंडर रूट। ये हमारे पास जो थी ये रिक्वायर्ड वेलोसिटी थी जब उसने पॉइंट P को जो है वो क्रॉस किया था। अब एक हमारे पास इसके अंदर एक्सप्रेशन रह गया जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो सादा पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, उसका प्रूव करना है। फिर उसी के साथ ही हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका भी जो है वो प्रूव करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें और आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, एनी टाइम आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।